हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। मैं हूँ तान्या फ्रॉम ई विद्यार्थी। आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का क्लास 10th का स्पर्श बुक का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है बड़े भाई साहब। ठीक है जी, तो हम इस चैप्टर में पढ़ने के वाले हैं। इसका सार क्या है? ये प्रो स्टोरी बुक नॉलेज वर्सेस लाइफ एक्सपीरियंसेस का डिफरेंस दिखाती है। बड़ा भाई डिसिप्लिन्ड है बट छोटा भाई ज्यादा प्रैक्टिकल और ऑब्जर्वेंट है। लाइफ लेसन सिर्फ पढ़ने से नहीं समझने से भी मिलते हैं। ठीक है जी, तो ये मॉरल जो है, एक्सपीरियंस टीचेस द रियल थिंग, ये इसका मॉरल है। हम ये चैप्टर पढ़ेंगे अभी अच्छे से काफी, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपको कोई भी डाउट हो, आपको कोई भी चीज डाउनलोड करनी हो ना, पीछे दी गई जितनी भी चीजें हैं ये सारी आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं ई विद्यार्थी की वेबसाइट से। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाइए, जाके डाउनलोड करिए। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, वेरी वेरी हेल्पफुल, इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम एज वेल। ठीक है, चलिए अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते। आज हम मिलने वाले हैं एक ऐसे कहानीकार से जिनका नाम है प्रेमचंद। आपने शायद इनका नाम सुना ही होगा। तो चलिए आज इनकी और इनकी कहानियों की दुनिया में थोड़ा और करीब से झांकते हैं। पता है प्रेमचंद जी को लोग क्या कहते थे? आम आदमी के दुख दर्द का बेजोड़ चितीरा। चितीरा मतलब एक चित्रकार। वो अपनी कलम से, अपने शब्दों से आम इंसानों की जिंदगी की तस्वीरें बनाते थे। ऐसी तस्वीरें जिनमें उनकी सुख दुख सब कुछ बिल्कुल असली लगता था। तो इनकी कहानी शुरू होती है 31 जुलाई 1880 को। बनारस के पास एक गांव है लम्ही, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। पर तब इनका नाम प्रेमचंद नहीं था, इनका असली नाम तो था धनपत राय। हाँ, ये बड़ी दिलचस्प बात है। असली नाम था धनपत राय और इसी नाम से वो अपने दोस्तों को चिट्ठियां वगैरह लिखा करते थे। लेकिन जब कहानियां लिखते तो उनके नाम बदल जाते। उर्दू में लिखते थे नवाब राय के नाम से और हिंदी में लिखने लगे प्रेमचंद के नाम से। और उनकी कलम में जो ताकत थी उसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि जब उर्दू में उनकी कहानियों की पहली किताब छपी, सोज़े वतन, तो अंग्रेज सरकार ने उस किताब को जब्त कर लिया। मतलब उन्हें डर लग गया कि इन कहानियों को पढ़कर लोग आज़ादी के लिए उठ खड़े होंगे। सोचिए, पहली ही किताब पर इतना बड़ा असर। अब लिखने का शौक तो था, पर पेट पालने के लिए, आजीविका के लिए उन्होंने बहुत से काम किए। कभी स्कूल में मास्टर बने तो कभी इंस्पेक्टरी की, मैनेजरी भी की, और तो और हंस और माधुरी जैसी उस जमाने की बहुत फेमस पत्रिकाओं के एडिटर भी रहे। कुछ समय के लिए मुंबई की फिल्म नगरी में भी गए, लेकिन वो माहौल उन्हें ज्यादा पसंद नहीं आया। उनकी कहानियां लोगों को इतनी पसंद आती थीं, इतनी ज्यादा कि उनके जीते जी ही लोगों ने उन्हें एक बहुत बड़ा नाम दे दिया था, कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट। मतलब कहानियों और उपन्यासों के राजा। और जानते हैं उन्हें सम्राट क्यों कहा जाता था? क्योंकि उन्होंने हिंदी में कहानी लिखने का पूरा तरीका ही बदल दिया था। अपनी रचनाओं में उन्होंने उन लोगों को हीरो बनाया, उन लोगों को मुख्य पात्र बनाया जिन्हें जिंदगी में सिर्फ डांट फटकार और बेइज्जती ही मिली थी। प्रेमचंद जी ने जितनी भी कहानियां लिखी वो सब मानस सरोवर नाम की किताब में एक साथ मिल जाती हैं। ये कोई एक किताब नहीं, बल्कि 8 भागों में 8 खंडों में बटी हुई कहानियों का एक बहुत बड़ा खजाना है। कहानियों के अलावा उनके बड़े बड़े उपन्यास भी बहुत मशहूर हैं, जैसे गोदान, गबन, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा और एक उपन्यास मंगलसूत्र, जो वो पूरा नहीं कर पाए थे। अब चलिए पाठ की दुनिया में थोड़ा दाखिल होते हैं। कभी ऐसा होता है ना कि कोई बड़ा कह देता है, अरे अभी तुम छोटे हो, इस काम में हाथ मत डालो। और ये सुनते ही मन में आता है, काश हम बड़े होते तो कोई हमें ऐसे टोकता नहीं। लेकिन इस भुलावे में मत रहिएगा, क्योंकि बड़े हो जाने से कुछ भी करने का अधिकार नहीं मिल जाता। असलियत तो कुछ और ही है। बल्कि कई बार तो घर के बड़े को उन कामों में शामिल होने से भी खुद को रोकना पड़ता है जो उन्हीं की उम्र के दूसरे लड़के बड़े मजे से बेधड़क होकर करते रहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो लड़के अपने घर में किसी से बड़े नहीं होते। तो जिस पाठ की हम बात कर रहे हैं उसमें भी एक बड़े भाई साहब हैं तो वो भी छोटे ही, पर घर में उनसे छोटा एक और भाई है। और सिर्फ अपने छोटे भाई से उम्र में कुछ साल बड़ा होने की वजह से उनसे बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें की जाती हैं। और बड़ा होने के नाते वो खुद भी यही चाहते हैं और कोशिश भी करते हैं कि वो जो कुछ भी करे वो उनके छोटे भाई के लिए एक मिसाल का काम करे। और इसी आदर्श स्थिति को बनाए रखने के चक्कर में बड़े भाई साहब का जो अपना बचपना है वो तिरोहित हो जाता है, मतलब गायब ही हो जाता है। बच्चों, ये सिर्फ 2 भाइयों की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहीं ना कहीं हम सबके बचपन की कहानी है। एक ऐसा रिश्ता जिसमें प्यार भी है, डर भी है, एक जिम्मेदारी का एहसास है और हाँ, थोड़ी बहुत शरारत भी है। तो चलिए तैयार हो जाइए। आज हम इस कहानी की एक एक परत को खोलेंगे और इसके गहरे मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ आप सब इस एक सवाल पर जरा सोचें। क्या वाकई उम्र में बड़ा होना ही समझदार होने की निशानी है? क्या कोई हमसे सिर्फ इसलिए ज्यादा जानता है क्योंकि वो हमसे पहले इस दुनिया में आया है? और क्या जो ज्ञान हमें किताबों से मिलता है वो जिंदगी के अनुभवों से हमेशा बड़ा होता है? देखिए,
प्रेमचंद जी ने कहानी की नींव ही इसी गहरे सवाल पर रखी है और यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारे दोनों भाई, बड़ा और छोटा, की पूरी कहानी घूमेगी। इस सवाल को मन में रखिएगा क्योंकि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी इसका जवाब भी हमें मिलता जाएगा। तो कहानी में हमारे सामने आते हैं दो भाई, एक ही घर में एक ही हॉस्टल के कमरे में रहते हैं, पर दोनों की दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल जुदा। एक है हमारे बड़े भाई साहब जो स्वभाव से बहुत ही अध्ययनशील हैं, गंभीर हैं और जिनकी दुनिया किताबों से शुरू होकर किताबों पर ही खत्म हो जाती है। और दूसरी तरफ है उनका छोटा भाई जो इस कहानी को हमें सुना रहा है। उसकी दुनिया क्या है? मैदान की खुली हवा, तितलियों के पीछे भागना और खेलकूद की मस्ती। ये सिर्फ दो अलग अलग स्वभाव नहीं है बच्चों, ये जिंदगी को देखने के दो अलग अलग नजरिए हैं। अब जरा यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो जानकारी है ना, इसमें कहानी का एक बहुत बड़ा राज छिपा है। दोनों भाइयों की उम्र में पूरे 5 साल का फर्क है, लेकिन उनकी क्लास में सिर्फ 3 क्लास का। 14 साल का भाई 9वीं में है और 9 साल का भाई 5वीं में। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि बड़े भाई साहब को एक ही क्लास पास करने में 1 साल से ज्यादा का वक्त लगता था। वो एक ही दर्जे में कभी कभी 2 साल या शायद 3 साल भी लगा देते थे। पर रुकिए, इसे उनकी नाकामी मत समझिएगा। यहीं से हमें उनके चरित्र की, उनकी सोच की पहली झलक मिलती है। तो सवाल उठता है कि वो ऐसा करते क्यों थे? यहीं पर बड़े भाई साहब की पढ़ाई को लेकर जो फिलॉसफी है वो सामने आती है। वो मानते थे कि शिक्षा की बुनियाद यानी फाउंडेशन बहुत मजबूत होनी चाहिए। उनका मानना था कि अगर किसी इमारत की नींव ही कमजोर हो तो उस पर एक मंजिल भी खड़ी नहीं की जा सकती। वो पढ़ाई को एक इमारत की तरह देखते थे, इसलिए वो जल्दबाजी में आगे नहीं भागते थे। वो 1 साल की पढ़ाई पर 2-2, 3-3 साल लगाते थे, ताकि ज्ञान की वो नींव, वो बुनियाद इतनी पुख्ता हो जाए कि उस पर कामयाबी का एक शानदार महल खड़ा हो सके। यहाँ प्रेमचंद जी हमें उस जमाने के समाज की एक झलक दिखाते हैं। उस समय में बड़े भाई का छोटे भाई पर अधिकार सिर्फ अधिकार नहीं होता था, वो एक जन्मसिद्ध अधिकार था। मतलब ऐसा अधिकार जो उसे जन्म के साथ ही मिल गया हो, जिससे कोई चुनौती नहीं दे सकता। बड़े भाई को छोटे भाई की तंबीह करने यानी उसे डांटने डपटने का और उसकी निगरानी करने का यानी उस पर नजर रखने का पूरा हक था। और छोटे भाई का क्या कर्तव्य था? उसका फर्ज था कि बड़े भाई के हर हुक्म को यानी हर ऑर्डर को कानून की तरह माने। उसे टाला नहीं जा सकता, उस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। ये उस रिश्ते की एक मर्यादा थी। तो चलिए अब इन दो भाइयों की दो अलग अलग दुनियाओं में झांक कर देखते हैं। एक दुनिया है जहां सिर्फ किताबें हैं, पढ़ाई है, अनुशासन है, और दूसरी दुनिया वो है जहां सिर्फ खेल है, आजादी है और मस्ती है। आइए देखते हैं कि ये दोनों भाई अपनी अपनी दुनिया में अपना दिन कैसे गुजारते थे। बड़े भाई साहब कैसे थे? लेखक बताते हैं स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। वो हमेशा हर वक्त किताब खोले बैठे रहते थे। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, जब लगातार पढ़ने से उनका दिमाग थक जाता था तो उसे आराम देने के लिए वो क्या करते थे जानते हैं? वो अपनी कॉपी के किनारों पर, मार्जिन पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाते थे, या फिर कभी कभी एक ही शब्द या एक ही वाक्य को 10-20 बार सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखते थे। सोचिए, ऐसा क्यों? शायद इसलिए क्योंकि पढ़ाई के उस भारी बोझ के नीचे कहीं ना कहीं एक बच्चा, एक कलाकार मन भी था जो बस इसी तरह बाहर आने का रास्ता ढूंढ पाता था। एक बार तो छोटे भाई को उनकी कॉपी पर कुछ ऐसा लिखा मिला जिसका कोई मतलब ही नहीं था। एक पहेली जैसी चीज लिखा था, स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई। अब इन शब्दों का आपस में कोई तालमेल है क्या? बिल्कुल नहीं। छोटे भाई ने बहुत सिर खपाया पर उसे कुछ समझ नहीं आया। और क्या वो भाई साहब से पूछने की हिम्मत कर सकता था? अरे सवाल ही पैदा नहीं होता। वो 9वीं क्लास में थे और ये 5वीं में। उनकी लिखी हुई किसी बात का मतलब पूछना छोटे भाई के लिए छोटा मुंह बड़ी बात जैसा था। ये दिखाता है कि दोनों के बीच में डर और सम्मान का कितना बड़ा फासला। और अब चलते हैं छोटे भाई की मजेदार दुनिया में। उसका मन पढ़ाई में जरा सा भी नहीं लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना उसे पहाड़ जैसा मुश्किल काम लगता था। पर जैसे ही मौका मिला बस वो हॉस्टल के कमरे से फरार होकर सीधा मैदान में, और वहां शुरू होती थी उसकी असली जिंदगी। कभी कंकरियां उछालना, कभी कागज की तितलियां बनाकर उड़ाना, कभी चारदीवारी पर चढ़कर नीचे कूदना, या फिर फाटक पर सवार होकर उसे आगे पीछे चलाना और मोटर कार में बैठने का मजा लेना। बच्चों, उसकी दुनिया में कोई नियम कानून नहीं थे, कोई टाइम टेबल नहीं था, बस आजादी थी, मजा था और जिंदगी थी। लेकिन दिन भर की ये सारी मस्ती, ये सारा मजा कमरे के दरवाजे पर आकर जैसे थम सा जाता था। जब छोटा भाई खेलकर थक कर डरते डरते कमरे में घुसता तो उसका सामना होता था बड़े भाई साहब के रुद्र रूप से। रुद्र यानी भगवान शिव का वो रूप जब वो बहुत क्रोध में होते हैं। सोचिए, भाई साहब का चेहरा गुस्से में कितना डरावना लगता होगा कि लेखक कहते हैं कि उन्हें देखते ही छोटे भाई के प्राण सूख जाते थे, जैसे उसकी जान ही निकल गई हो। और फिर आता था वो एक सवाल, हमेशा एक ही सवाल, जो आवाज की तेजी के साथ एक तीर की तरह आता था, कहाँ थे? बस ये 2 शब्द, और इन 2 शब्दों में इतना गुस्सा, इतना रोब होता था कि छोटे भाई के लिए यही सबसे बड़ी सजा थी। इसका जवाब देना तो बहुत दूर की बात है, इस सवाल को सुनना ही अपने आप में एक सजा थी।
और इस सवाल का जवाब क्या होता था? कुछ नहीं, बस खामोशी। छोटा भाई चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहता, और उसकी ये खामोशी ही उसका जवाब होती थी। उसकी चुप्पी ही उसका इकरारनामा होती थी, उसका कन्फेशन। उसका मौन ही चीख चीख कर कह देता था कि हाँ, मुझसे गलती हुई है, मैंने अपराध किया है और मुझे मेरा अपराध स्वीकार है। और जब अपराधी खुद ही अपना जुर्म मान ले, तो फिर सजा सुनाने में कैसी देर? और सजा के तौर पे क्या मिलता था? बड़े भाई साहब के उपदेश, उनकी नसीहतें। और इन नसीहतों के लिए प्रेमचंद जी ने एक बहुत ही कमाल का शब्द इस्तेमाल किया है, सूखती बाण। सूखती यानी अच्छी, ज्ञान की बातें, और बाण यानी तीर। तो ये ऐसी बातें थीं जो थीं तो ज्ञान से भरी, पर चुभती एक तीर की तरह थीं। इन शब्दों में गुस्सा भी होता था और प्यार भी, रोष भी था और स्नेह भी। भाई साहब का उपदेश शुरू होता था अंग्रेजी से। वो कहते, इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक अक्षर नहीं आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई मजाक की बात नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले, वरना हर कोई आज अंग्रेजी का विद्वान होता। यानी वो ये बताना चाहते थे कि अंग्रेजी सीखना कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। और इस मुश्किल काम को करने के लिए क्या करना पड़ता है? भाई साहब कहते थे, यहाँ तो रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं और खून जलाना पड़ता है। इन मुहावरों का मतलब समझिए। आंखें फोड़ना मतलब इतनी पढ़ाई करना कि आंखें दुखने लगें। खून जलाना मतलब इतनी दिमागी मेहनत करना कि शरीर का खून तक जल जाए। वो अपने छोटे भाई को ये एहसास दिलाना चाहते थे कि ज्ञान पाने के लिए बहुत बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, खुद को जलाना पड़ता है। और जब डांट डपाट और मेहनत के सारे तर्क खत्म हो जाते, तब भाई साहब अपना आखिरी हथियार चलाते थे। एक ऐसा हथियार जिसके सामने छोटा भाई एकदम बेबस हो जाता था। वो उसे याद दिलाते थे दादा की, यानी अपने पिताजी की मेहनत की कमाई की। वो कहते थे, दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों इस तरह खेलकूद में बर्बाद कर रहे हो? और बस ये एक सवाल छोटे भाई के दिल पर सीधा लगता था और उसे अपना खेलना कूदना एक बहुत बड़ा गुनाह लगने लगता था। भाई साहब की ऐसी बातें सुनकर छोटा भाई क्या करता? वो रोने लगता, सिसक सिसक कर रोता, शर्म और पछतावे से उसका सिर झुक जाता। और इसी निराशा के पल में उसके मन में एक नया संकल्प, एक नया इरादा जन्म लेता। वो तय करता कि बस अब और नहीं, अब से मैं भी जी जान लगाकर पढ़ूंगा और भाई साहब को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। और इस नए जोश और संकल्प का नतीजा क्या निकला, ये देखिए। एक जबरदस्त टाइम टेबल। सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, अंग्रेजी, हिसाब, इतिहास, भूगोल, सब कुछ। लेकिन इस टाइम टेबल में एक बहुत जरूरी चीज गायब थी। जानते हैं क्या? खेलकूद। खेलकूद का तो नामो निशान ही नहीं था। बच्चे ने जोश में आकर अपनी जिंदगी से खेल को ही निकाल दिया। ये एक ऐसा टाइम टेबल था जिसका पालन करना किसी भी बच्चे के लिए नामुमकिन था। और यहीं पर प्रेमचंद जी हमें जिंदगी की एक बहुत बड़ी सच्चाई बताते हैं बच्चों, कि टाइम टेबल बना लेना एक बात है और उस पर अमल करना यानी उससे फॉलो करना बिल्कुल दूसरी बात। इरादे बनाना, प्लान बनाना बहुत आसान होता है। हम सब रोज न जाने कितने वादे करते हैं खुद से, पर असली परीक्षा तो उन्हें निभाने में होती है, उन पर चलने में होती है। और हमारा छोटा भाई भी इसी परीक्षा में फेल हो गया। टाइम टेबल तो बन गया, लेकिन पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो गई, यानी उसे तोड़ा जाने लगा। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बाहर जो मैदान था ना, उसका बुलावा इतना जोरदार था, इतना आकर्षक था कि छोटा भाई उसे नजरअंदाज कर ही नहीं सका। टाइम टेबल का वायदा, भाई साहब का डर, सब कुछ मैदान की उस पुकार के आगे फीका पड़ गया। आखिर उस मैदान में ऐसा क्या था? लेखक बताते हैं, मैदान की वो सुख देने वाली हरियाली, हवा के वो हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वो उछलकूद, कबड्डी के वो दावपेच और वॉलीबॉल की वो तेजी, ये सब मिलकर एक ऐसा जादू पैदा करते थे जो उसे अज्ञात और अनिवार्य रूप से अपनी ओर खींच लेता था। इसका मतलब है उसे पता भी नहीं चलता था और वो खुद को रोक भी नहीं पाता था। और एक बार मैदान में जाने के बाद वो सब कुछ भूल जाता था, भाई साहब की डांट, पढ़ाई की फिक्र, सब कुछ। तो अब छोटे भाई की जिंदगी कैसी हो गई थी? वो हर वक्त भाई साहब के साये से, उनकी नजरों से बचने की कोशिश करता था। कमरे में भी दबे पांव आता था कि कहीं उन्हें पता न चल जाए, पर भाई साहब की नजरें उसे ढूंढ ही लेती थी। और जैसे ही भाई साहब की नजर उस पर पड़ती, लेखा कहते हैं, मेरे प्राण निकले। सोचिए कितना डर, कितना खौफ था उसके मन में। उसे हर पल ऐसा लगता था जैसे उसके सिर पर एक नंगी तलवार लटक रही है जो कभी भी गिर सकती है। कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़, एक ट्विस्ट तब आता है जब सालाना इम्तिहान का नतीजा आता है। और ये सिर्फ एक रिजल्ट नहीं था, ये एक ऐसी घटना थी जिसने दोनों भाइयों के बीच के रिश्ते की पूरी केमिस्ट्री ही बदल कर रख दी। उनका जो पावर बैलेंस था वो पूरी तरह से हिल गया। आइए देखते हैं कि कैसे। तो होता ये है कि छोटा भाई जो हमें ये कहानी सुना रहा है वो तो अपनी क्लास में फर्स्ट आ जाता है, और बड़े भाई साहब जो दिन रात एक करके किताबों में ही डूबे रहते थे वो बेचारे फेल हो जाते हैं। अब इस एक नतीजे ने छोटे भाई के मन में एक अभिमान, एक गर्व जगा दिया। उसे लगा कि भाई मैं तो कुछ हूँ। और दूसरी तरफ भाई साहब के चेहरे पर दुख और उदासी की घटाएं छा गईं। पहले दोनों के बीच 3 क्लास का फर्क था, अब वो सिर्फ 2 साल का रह गया। ये सिर्फ 2 साल का फासला नहीं था, ये तो मन के अंदर, दिमाग के अंदर छोटे भाई को बड़े भाई के बराबर लाके खड़ा कर रहा था।
इस नतीजे का जो सबसे गहरा असर हुआ ना, वो ये था कि छोटे भाई के मन से बड़े भाई का रौब खत्म हो गया। अब ये रौब शब्द है ना, इसको जरा समझिए। इसमें डर भी है, इज्जत भी है और एक अधिकार का एहसास भी है। अब छोटे भाई को लगने लगा कि बड़े भाई को क्या हक है मुझे डांटने का, मेरी फजीहत करने का। उसके मन में ये ख्याल आने लगा कि अब अगर भाई साहब ने कुछ कहा ना तो मैं भी साफ साफ कह दूंगा, खुद तो इतना खून जलाकर भी फेल हो गए और मैं तो खेलते कूदते फर्स्ट आ गया। और फिर एक दिन वही हुआ। छोटा भाई दिन भर गुल्ली डंडा खेलकर लौटा तो दरवाजे पर ही बड़े भाई साहब से सामना हो गया। लेखक लिखते हैं, भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। बस यहीं से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है, वो उपदेशों की माला जो छोटे भाई के घमंड के महल को चकनाचूर कर देती है। लेकिन इस बार भाई साहब की डांट खेलने कूदने पर नहीं थी। नहीं, इस बार उनकी नजर सीधे छोटे भाई के मन में पनप रहे उस घमंड पर थी। उन्होंने कहा, मैं देख रहा हूं कि तुम क्लास में फर्स्ट क्या आ गए, तुम्हें तो दिमाग हो गया है। दिमाग हो जाना कितना गहरा मुहावरा है ये। मतलब घमंड से सिर फिर जाना, खुद को बहुत बड़ा समझने लगना। और फिर उन्होंने गुरु की तरह समझाना शुरू किया कि अरे भाई, घमंड ने तो इतिहास में बड़े बड़ों को मिटा दिया, तुम तो अभी एक छोटे से बच्चे हो। यहाँ घमंड शब्द के एहसास को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये आत्मसम्मान से बिल्कुल अलग चीज है। आत्मसम्मान हमें अपनी नजरों में ऊंचा उठाता है ना, लेकिन घमंड तो एक ऐसा नशा है जो कामयाबी से पैदा होता है और इंसान के सोचने समझने की ताकत को ही खत्म कर देता है। भाई साहब की पूरी सीख का जो केंद्र है ना, वो इसी घमंड का विनाशकारी रूप। अपनी बात में वजन डालने के लिए भाई साहब इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर उदाहरण उठाते हैं, रावण का। वो कहते हैं कि रावण भूमंडल का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती राजा कहा जाता था। अरे देवता तक उसके गुलाम थे, पर उसके एक घमंड ने उसका सब कुछ छीन लिया। आखिर में कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी नहीं बचा। समझिए, चक्रवर्ती राजा का मतलब है एक ऐसा राजा जिसका साम्राज्य चारों दिशाओं में फैला हो, जिसका रथ कहीं रुके हो नहीं। भाई साहब ये बता रहे हैं कि रावण के पास ताकत की या ज्ञान की कोई कमी नहीं थी। अगर कमी थी तो सिर्फ विनम्रता की। उसके अहंकार ने ही उसका सर्वनाश कर दिया। इस उदाहरण से वो छोटे भाई को ये समझाना चाहते हैं कि तुम्हारी ये क्लास की सबलता उस रावण के साम्राज्य के सामने तो कुछ भी नहीं है। और बात सिर्फ रावण पर ही नहीं रुकती। वो शैतान का उदाहरण देते हैं, जिसे ये घमंड हो गया था कि उससे बड़ा ईश्वर भक्त कोई है ही नहीं, और नतीजा, उसे स्वर्ग से नरक में फेंक दिया गया। उन्होंने शेरूम का भी जिक्र किया, जो एक बहुत घमंडी बादशाह था और उसका अंत भीख मांगते मांगते हुआ। इन 3 उदाहरणों से वो ये साबित कर देते हैं कि अहंकार का रास्ता हमेशा हमेशा तबाही की तरफ ही जाता है। अब भाई साहब छोटे भाई की कामयाबी पर सीधा हमला करते हैं। वो कहते हैं कि ये तुम्हारी मेहनत का फल नहीं है, ये तो बस अंधे के हाथ बटेर लग गई है। ये हिंदी की एक बहुत मशहूर कहावत है, जिसका मतलब है कि किसी नालायक इंसान को कोई कीमती चीज किस्मत से मिल जाए, तुक्के से। वो कहते हैं कि बटेर सिर्फ एक बार हाथ लगती है, बार बार नहीं। असली कामयाबी वो होती है जो हर बार मिले। जैसे एक माहिर खिलाड़ी का कोई भी निशाना खाली नहीं जाता। ये कहकर वो छोटे भाई के घमंड की जड़ पर ही चोट करते हैं। अब छोटे भाई के घमंड को तोड़ने के बाद भाई साहब उसे हकीकत का आईना दिखाते हैं, और वो आईना है ऊंची क्लास की पढ़ाई का। वो पढ़ाई का एक ऐसा डरावना, एक ऐसा भयंकर नक्शा खींचते हैं कि सुनने वाले के होश उड़ जाएं। वो कहते हैं, जब तुम मेरी क्लास में आओगे ना तो दांतों पसीना आ जाएगा। यानी इतनी मुश्किल, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। वो अलजेब्रा और ज्योमेट्री जैसे विषयों को लोहे के चने चबाने जैसा मुश्किल बताते हैं। मतलब ये विषय इतने कठिन हैं कि इन्हें पढ़ना लोहे के चनों को चबाने के बराबर है। सोचिए उस समय के बच्चों पर क्या बीतती होगी। फिर वो इतिहास की खिल्ली उड़ाते हैं। कहते हैं, इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना कोई मजाक है क्या? 8 हेनरी हुए हैं, दर्जनों जेम्स, दर्जनों विलियम और 20 चार्ल्स। अरे भाई, ये सब याद करते करते तो दिमाग का दही हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं। और मजे की बात तो ये है कि हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिख दिया ना तो बस सारे नंबर कट, 0, 0। और ज्योमेट्री के बारे में तो वो कहते हैं, खुदा की पनाह, मतलब भगवान बचाए। अगर त्रिभुज अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया तो सारे नंबर काट लिए जाते हैं। और कोई इन बेरहम परीक्षकों से ये नहीं पूछता कि भाई दोनों में फर्क क्या है, बात तो एक ही है। ये उस एजुकेशन सिस्टम पर सीधा सीधा व्यंग्य है जो समझने से ज्यादा रटने पर जोर देता है। और इतनी मेहनत का, रात रात भर जागकर पढ़ने का इनाम क्या मिलता है? एक बड़ा सा 0, यानी 0। भाई साहब का जो गुस्सा है, जो तकलीफ है, वो उन निर्दयी मुमतहनों यानी बेरहम एग्जामिनर्स के खिलाफ फूट पड़ता है, जो बच्चों की एक जरा सी गलती पर उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। तो समझिए, यहाँ बड़े भाई साहब के जरिए असल में तो खुद प्रेमचंद जी उस जमाने की पूरी एजुकेशन सिस्टम पर एक बहुत गहरा, बहुत तीखा कटाक्ष कर रहे हैं। एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो बच्चों की समझ बढ़ाने के बजाय उन्हें रट्टू तोता बनाने में लगी हुई थी। भाई साहब का ये वाक्य इस पूरे व्यंग का निचोड़ है।
वो कहते हैं कि एग्जामिनर्स को तो बस किताबी बातें चाहिए। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो पढ़ाया जा रहा है उसका कोई मतलब है भी या नहीं। बस अक्षर अक्षर रट लो, और इसी रटने की प्रक्रिया को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया है? शिक्षा। ये उस खोखली शिक्षा व्यवस्था पर एक करारी चोट है। इस बेतुके सिस्टम का सबसे मजेदार उदाहरण भाई साहब देते हैं निबंध के टॉपिक से। टॉपिक है समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो। इंस्ट्रक्शन क्या है? संक्षेप में लिखो, मतलब शॉर्ट में। और शर्त ये कि 4 पन्नों से कम का नहीं होना चाहिए। अब कोई भी सोचेगा जो बात शॉर्ट में लिखनी है उसे 4 पन्नों का कैसे खींचा जा सकता है? भाई साहब कहते हैं कि ये बच्चों पर जुल्म नहीं तो और क्या है। अब अपने इस लंबे भाषण के आखिर में भाई साहब अपना सबसे बड़ा और सबसे मजबूत तर्क सामने रखते हैं। ये उनका तुर्क का इक्का है, जिंदगी का तजुर्बा, वो ज्ञान जो किताबों में नहीं मिलता। इन लाइनों में कहानी का पूरा सार, पूरा दर्शन छिपा है। भाई साहब कहते हैं, ठीक है, मैं मान लिया कि मैं फेल हो गया और तुम पास हो गए, लेकिन मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूं और इस दुनिया को मैंने तुमसे ज्यादा देखा है। इसलिए जो मैं कह रहा हूं उसे गिरह बांध लो, मतलब मेरी इस बात को पल्ले से बांध लो, हमेशा के लिए याद रखना, वरना पछताओगे। प्रेमचंद जी यहाँ ये बात साफ कर रहे हैं कि अनुभव से मिला ज्ञान किताबी ज्ञान से कहीं ज्यादा बड़ा और जरूरी है। भाई साहब की इस लंबी उपदेश माला का, यानी एक के बाद एक दिए गए उपदेशों की इस बौछार का छोटे भाई के मन पर बिजली गिरने जैसा असर होता है। उसका सारा घमंड, सारा आत्मविश्वास एक पल में चकनाचूर हो जाता है। छोटा भाई इतना निराश हो जाता है, इतना टूट जाता है कि उसे खाना भी बेस्वाद लगने लगता है। वो जो एक दिन की आज़ादी उसने महसूस की थी ना, वो फिर से डर के पिंजरे में कैद हो जाती है। उसे अपनी कामयाबी ही एक गुनाह लगने लगती है, और एक बार फिर वो चोरों का सा जीवन जीने लगता है, यानी फिर से बड़े भाई से छिपकर, डर कर। भाई साहब के शब्दों ने उसके मन को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया था। पिछले 2 भागों में हमने देखा कि कैसे 2 भाइयों के बीच पढ़ाई, नंबर और खेलकूद को लेकर एक लगातार खींचतान चल रही थी। पर अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंची है जहां सवाल नंबरों का नहीं बल्कि जिंदगी का है। सवाल ये है कि आखिर बड़ा कौन है, वो जिसे मोटी मोटी किताबें रटी हुई हैं, या वो जिसने जिंदगी को करीब से देखा और जिया है। तो चलिए कहानी के इस सबसे भावुक हिस्से में उतरते हैं और इसके असली मर्म को समझते हैं। और कहानी के इस भाग में प्रेमचंद जी हम सबसे एक बहुत ही गहरा, एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछते हैं। जरा सोचिए तो, क्या इम्तिहान में पास हो जाना, क्लास में अव्वल आ जाना ही जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है? क्या यही हमारी काबिलियत का, हमारी समझदारी का आखिरी सर्टिफिकेट है? या फिर जिंदगी की वो समझ, वो तजुर्बा जो ठोकरें खाकर मिलता है, वो इन किताबों और डिग्रियों से कहीं ज्यादा बड़ा है? यही वो सवाल है जो इस कहानी की आत्मा है, इसका दिल है। तो चलिए कहानी में आगे चलते हैं। एक और साल गुजर गया, वही पढ़ाई, वही खेलकूद, वही बड़े भाई की डांट और छोटे भाई की मस्ती। और फिर वो दिन आया जिसका हर विद्यार्थी को इंतजार भी होता है और डर भी, सालाना इम्तिहान का नतीजा। और इस बार जो नतीजा आया उसने दोनों भाइयों के बीच के रिश्ते की पूरी बाजी ही पलट कर रख दी। आइए देखते हैं कि इस बार क्या हुआ। और नतीजा ऐसा आया कि सुनने वाले हैरान रह जाएं। किस्मत का खेल देखिए। छोटा भाई, जिसने ज्यादा मेहनत नहीं की, जो ज्यादातर वक्त खेल कूद में ही डूबा रहता था, वो न सिर्फ पास हुआ बल्कि अपनी क्लास में फर्स्ट आया, अव्वल दर्जे में पास हुआ। और बड़े भाई साहब, प्रेमचंद उनके लिए एक बहुत भारी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, प्राणांतक परिश्रम। इसका मतलब समझिए, प्राणों का अंत कर देने वाली मेहनत, जानलेवा मेहनत। उन्होंने एक एक अक्षर रट लिया था, दिन रात एक कर दिया था। लेखक कहते हैं कि उनकी मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, यानी पढ़ाई की चिंता में चेहरे की चमक ही चली गई थी। और इतना सब करने के बाद भी भाई साहब एक बार फिर फेल हो गए। जरा सोचिए उस दिल पर क्या गुजरी होगी। जब उन्होंने नतीजा सुना तो वो फूट फूट कर रो पड़े, और भाई को इस तरह रोता देखकर छोटे भाई की फर्स्ट आने की सारी खुशी आधी रह गई। उसे अपनी कामयाबी पर नहीं, भाई के दुख पर रोना आ रहा था। उसके मन में आया, काश मैं भी फेल हो गया होता तो भाई को इतना दुख तो ना होता। और इस नतीजे का सबसे बड़ा असर क्या हुआ जानते हैं? अब दोनों भाइयों के बीच क्लास का फासला सिर्फ 1 साल का रह गया था, सिर्फ 1 दर्जे का अंतर। ये सिर्फ एक क्लास का फासला नहीं था, ये बड़े भाई के रुतबे, उनके अधिकार और उनकी डांट के बीच का फासला था, जो अब बहुत कम हो गया था। और इस एक बात ने छोटे भाई के मन में एक अजीब सी भावना को जन्म दिया। और यहीं पर छोटे भाई के मन में एक शैतानी ख्याल आता है। लेखक इसे कुटिल भावना कहते हैं, एक टेढ़ा, एक बुरा विचार। उसके मन में आया, अगर भाई साहब 1 साल और फेल हो गए तो मैं तो उनके बराबर आ जाऊंगा, हम दोनों एक ही क्लास में होंगे। फिर वो किस हक से मुझे डांटेंगे, किस आधार पर मेरी फजीहत कर पाएंगे। एक पल के लिए उसे इस ख्याल में शायद मजा भी आया, लेकिन उसका मन साफ था। अगले ही पल उसे अपने इस बुरे विचार पर बहुत शर्म आई। उसने सोचा, नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, वो मुझे डांटते हैं तो मेरे भले के लिए ही तो डांटते हैं। आज मैं जो इतने अच्छे नंबरों से पास हुआ हूँ, ये शायद उन्हीं की डांट और नसीहतों का ही तो फल है। और बस उस दिन के बाद से घर का माहौल ही बदल गया। भाई साहब एकदम नरम पड़ गए थे। अब वो छोटे भाई को डांटने से कतराते थे।
शायद उन्हें भी लगने लगा था कि जब मैं खुद ही फेल हो रहा हूं तो इसे डांटने का मेरा क्या हक बनता है। इसका नतीजा ये हुआ कि छोटे भाई की स्वच्छंदता बढ़ गई। स्वच्छंदता मतलब मनमानी करने की आज़ादी। उसे लगा अब तो मैं आज़ाद पंछी हूं। उसने भाई साहब की इस नरमी का, उनकी सहनशीलता का नाजायज फायदा उठाना शुरू कर दिया। पढ़ाई तो जैसे बिल्कुल ही बंद हो गई और एक नया शौक लग गया, पतंगबाजी का। अब सारा दिन दोस्तों के साथ पतंगे उड़ती, पतंगे लूटी जाती। हाँ, पर एक बात थी, वो ये सब भाई साहब की नज़र बचा के करता था। दिल में कहीं ना कहीं उनका अदब, उनका डर अब भी बाकी था। और यहीं से कहानी अपने सबसे जरूरी मोड़ पर, अपने क्लाइमेक्स पर पहुंचती है। एक दिन पतंग उड़ाते उड़ाते एक ऐसी घटना होती है, एक ऐसा टकराव होता है जो छोटे भाई की आज़ादी की इस दुनिया को एक ही झटके में तहस नहस कर देता है। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। शाम का वक्त है, हॉस्टल से दूर एक मैदान में छोटा भाई एक कटी हुई पतंग को लूटने के लिए बेतहाशा दौड़ रहा है। बेतहाशा मतलब बिना सोचे समझे, पागलों की तरह। उसकी आंखें जमीन पर नहीं, आसमान में है। उस पतंग पर है जिसे प्रेमचंद जी ने एक बहुत सुंदर नाम दिया है, आकाशगामी पथिक, यानी आसमान में सफर करने वाला एक मुसाफिर जो धीरे धीरे झूमता हुआ जमीन की तरफ आ रहा है। और उसे लूटने के लिए बच्चों की एक पूरी सेना, एक पूरी फौज दौड़ रही है। किसी को होश नहीं है कि सामने गड्ढा है या कांटेदार झाड़ियां, सब बस उस पतंग के पीछे दीवाने हैं। और वो अपनी ही धुन में भागा जा रहा था कि तभी सहसा यानी अचानक भाई साहब से उसकी मुठभेड़ हो गई। देखिए, लेखक ने मुलाकात शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, मुठभेड़ कहा है, जैसे दो दुश्मन सेनाएं आपस में टकरा गई हों। एक जबरदस्त टकराव। भाई साहब बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वहीं बीच रास्ते में छोटे भाई का हाथ कसकर पकड़ लिया और उग्र भाव से, यानी आंखों में भयानक गुस्सा भरकर, बहुत ही क्रोधित होकर बोले। और उनके मुंह से जो शब्द निकले वो किसी तीर की तरह छोटे भाई के दिल में जाकर लगे। उन्होंने कहा, इन बाजारी लौंडों के साथ ढेले के कनकौवे के लिए दौड़ते तो मैं शर्म नहीं आती। इन शब्दों का वजन समझिए। बाजारी लौंडे यानी आवारा सड़क पर घूमने वाले लड़के, और ढेले का कनकौवा यानी 2 कौड़ी की मामूली सी पतंग। भाई साहब उसे उसकी हैसियत, उसकी पोजीशन याद दिला रहे थे। वो कह रहे थे कि तुम अब बच्चे नहीं रहे, 8वीं जमात में आ गए हो, मुझसे सिर्फ 1 साल पीछे हो। तुम्हें अपनी इज्जत का, अपने पद का कुछ तो ख्याल होना चाहिए। इस तरह आवारा लड़कों के साथ दौड़ना तुम्हें शोभा नहीं देता। इस फटकार के बाद बड़े भाई साहब जो कुछ कहते हैं वो इस पूरी कहानी का सार है, उसका निचोड़ है। ये सिर्फ एक डांट नहीं, बल्कि जिंदगी के तजुर्बे से निकली एक अनमोल सीख है। और अब भाई साहब जो दलील देते हैं वो ऐसी है जिसे दुनिया की कोई किताब, कोई डिग्री नहीं काट सकती। वो कहते हैं, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा। ये एक ऐसा सच है जिसे कोई नहीं बदल सकता। मुझमें और तुम में जो 5 साल का अंतर है उसे तुम क्या, खुदा भी नहीं मिटा सकता। इस एक लाइन की गहराई देखिए। वो कह रहे हैं कि तुम क्लास में मेरे बराबर आ सकते हो, शायद मुझसे आगे भी निकल जाओ, लेकिन उम्र का ये फासला, ये 5 साल का तजर्बा तुम कभी नहीं पाट सकते। और ये 5 साल सिर्फ कैलेंडर के पन्ने नहीं है, ये जिंदगी को ज्यादा देखने का, दुनिया को ज्यादा समझने का फासला है। और यहीं पर बड़े भाई साहब किताबी ज्ञान और जिंदगी की समझ के बीच का फर्क बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देते हैं। वो कहते हैं कि असली समझ, असली अक्ल सिर्फ किताबें रटने से नहीं आती, वो दुनिया देखने से आती है, वो जिंदगी की धूप छांव सहने से आती है, वो तजुर्बे से आती है। यही उनके पूरे भाषण का, उनकी पूरी बात का केंद्रीय भाव है। और अपनी बात को साबित करने के लिए वो एक के बाद एक जबरदस्त उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं, तुम चाहे कितनी भी अंग्रेजी पढ़ लो, MA, D.Litt की डिग्रियां ले लो, लेकिन जिंदगी के तजुर्बे में तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। वो मजाक में कहते हैं, तुम्हें रटा हुआ होगा कि इंग्लैंड के बादशाह हेनरी अष्टम ने कितनी शादियां की थी या आसमान में कितने तारे हैं, लेकिन हमारी अम्मा और दादा जो एक अक्षर पढ़ना नहीं जानते, उन्हें दुनिया की वो हजारों बातें पता हैं जो हमें और तुम्हें नहीं पता। जैसे कि महीने भर का खर्च कैसे चलाना है, या अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसका घरेलू इलाज कैसे करना है। ये ज्ञान किसी किताब में नहीं। और फिर वो सबसे जोरदार उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं, अपने हेडमास्टर साहब को ही देख लो, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से MA करके आए हैं। उस जमाने में 1000 रुपए महीना कमाते थे, जो कि एक बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन उनके घर का सारा इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। कहाँ गई हेडमास्टर साहब की MA की डिग्री? घर चलाने में वो किसी काम नहीं आई। जब वो खुद घर का हिसाब देखते थे तो महीने के आखिर तक हाथ खाली हो जाता था, कर्ज लेना पड़ता था। और जब से उनकी माँ ने जिम्मेदारी संभाली है, घर में बरकत आ गई है। तो बताओ, डिग्री बड़ी हुई या तजुर्बा? यही है अनुभव की असली ताकत। और अपनी बात खत्म करते हुए भाई साहब एक आखिरी चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं, तो भाईजान, ये घमंड, ये गरूर अपने दिल से निकाल दो कि तुम क्लास में मेरे पास आ गए हो तो तुम स्वतंत्र हो गए हो। वो कहते हैं, मेरे होते हुए तुम कभी बेराह नहीं चल सकते, गलत रास्ते पर नहीं जा सकते। और वो अपना हाथ दिखाकर ये भी जता देते हैं कि अगर तुम बातों से नहीं माने तो मुझे थप्पड़ का इस्तेमाल भी करना आता है। भाई साहब जानते थे कि ये बातें छोटे भाई को जहर लग रही होंगी, लेकिन ये कड़वी दवा पिलाना वो अपना फर्ज समझते थे। बड़े भाई साहब के इन तर्कों का, इस डांट में छिपे प्यार का छोटे भाई पर बहुत गहरा असर होता है।
अब कहानी अपने समाधान की ओर, सुलह की ओर बढ़ती है। और भाई साहब के अनुभव से निकले इन शब्दों का छोटे भाई पर जादू जैसा असर हुआ। उसका सारा घमंड, सारा अहंकार एक पल में चूर चूर हो गया। वो अपने भाई की समझ के आगे नतमस्तक हो गया, यानी उसने सम्मान से अपना सिर झुका दिया। आज पहली बार उसे सच में अपनी लघुता का अनुभव हुआ। उसे महसूस हुआ कि मैं उम्र में, समझ में, तजुर्बे में अपने भाई के सामने कितना छोटा हूँ, कितना नादान हूँ। और जैसे ही उसे अपनी इस छोटाई का एहसास हुआ, उसके मन में भाई के लिए डर नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा पैदा हुई। एक ऐसा सम्मान जो दिल की गहराइयों से आता है। इस श्रद्धा और सम्मान के भाव से उसकी आंखें भर आईं और उसने सजल आंखों से, यानी आंसुओं से भीगी आंखों से अपने भाई से कहा, हरगिज नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वो बिल्कुल सच है, अक्षरशः सच है, और आपको ये सब कहने का पूरा पूरा अधिकार है। ये सिर्फ माफी मांगना नहीं था, ये एक तरह का आत्मसमर्पण था, अपनी गलती का, अपने घमंड का दिल से किया गया स्वीकार था। और छोटे भाई की आंखों में ये सच्चे आंसू देखकर बड़े भाई का दिल पिघल गया। उनका सारा गुस्सा, सारी सख्ती हवा हो गई। उन्होंने प्यार से छोटे भाई को गले से लगा लिया और तब पहली बार उन्होंने अपने दिल की बात कही। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें पतंग उड़ाने से मना नहीं करता। सच कहूं तो मेरा अपना मन भी बहुत ललचाता है कि मैं भी पतंगे उड़ाऊं, लेकिन फिर वो अपनी मजबूरी बताते हैं। पर मैं क्या करूं? अगर मैं ही रास्ता भटक जाऊंगा तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूंगा? तुम्हें सही रास्ता कौन दिखाएगा? ये कर्तव्य, ये जिम्मेदारी भी तो मेरे ही सिर पर है। इस एक वाक्य में उनका सारा प्यार, उनकी सारी चिंता और एक बड़ा भाई होने की पूरी जिम्मेदारी झलक रही थी। और कहानी का अंत एक ऐसे दृश्य के साथ होता है जो दिल को छू जाता है। ठीक उसी समय एक कटी हुई पतंग उनके ऊपर से गुजरी। उसकी डोर नीचे लटक रही थी। बड़े भाई साहब लंबे थे। उन्होंने उछलकर डोर पकड़ ली और फिर सारे उपदेश, सारी डांट, सारा ज्ञान भूलकर वो भी उसी बेतहाशा अंदाज में हॉस्टल की तरफ भागे और छोटा भाई उनके पीछे पीछे। उस एक पल में बड़ा छोटा, पास फेल, ज्ञान और तजुर्बे का सारा अंतर मिट गया। वो सिर्फ दो भाई थे जो बचपन की एक मासूम सी खुशी में एक कटी हुई पतंग के पीछे दौड़ रहे थे। उम्मीद करती हूँ आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया, और अगर आ गया डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अच्छे से पढ़िएगा। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।